हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1। ये चैप्टर हमारा खुद का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पहली बात मैं तुम्हें बता दूँ, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये पालमपुर विलेज रियल का नहीं है, ठीक है? तो इसे रियल का तो मत ही समझना। ये सिर्फ मतलब हम ये स्टोरी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ये रियल विलेज नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ पालमपुर इज अ इमेजिनरी विलेज, यानी कि सोचा हुआ गांव है। ये रियल में गांव नहीं है, इमेजिनरी विलेज है। ये इज अ पार्टली बेस्ड ऑन रिसर्च। ये सिर्फ एक रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च स्टडी किसने करी थी? इसकी स्टडी गिलबर्ट इटानी गिलबर्ट इटानी ने की थी, ठीक है? जो विलेज है ये बुलंदशहर का डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये कहाँ का इमेजिनेशन किया गया? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो स्टेटस ऑफ द बेसिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, ठीक है? तो फैसिलिटीज़ देख लेते हैं उनकी। सिस्टम ऑफ रोड का सिस्टम कैसा था? वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज इन टाउन। वो जो विलेज पालमपुर था, यानी जो पालमपुर गांव था, वो अपने नेबरिंग विलेजेस से कनेक्टेड था एंड टाउन्स। सेकेंड क्या? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से जो बुल्लोक कार्ट्स थे वहाँ पे, टोंगास था, बोगीज, बुल्लोक कार्ट, टोंगास, बुलगेरीज, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रांसपोर्ट ट्रक्स, ये सारी चीज़ें उसमें थी। इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्शन इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस। कनेक्शन था तो बहुत सारे घरों में था। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस भी होते थे वहाँ पे, ओके? स्कूल्स, 2 प्राइमरी स्कूल, 2 स्कूल थे प्राइमरी वहाँ पर, और एक हाई स्कूल था। कितने प्राइमरी स्कूल थे? 2 प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल था, ओके? तो फिर स्कूल की देख लिया हमने, यहाँ पे क्या स्कूल था। और सेकंड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो और एक हेल्थ केयर सेंटर की देखते हैं। एक गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर था और प्राइमरी भी थे वहाँ पे, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी वहाँ पे। फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हो? इसमें हेल्थ केयर सेंटर देख लिया हमने। अब उसमें फार्मिंग एक्टिविटीज़, कौन कौन सी फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे? एक तो एग्रीकल्चरल था वहाँ पे, एक लाइफ स्टॉक था, ठीक है? तो अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को लिखो, 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है ये। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सेंटर्स, डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये सारे आपके नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। जब लैंड नहीं होगा तो हम इनको बना नहीं पाएंगे। लेबर भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है? पैसा। ह्यूमन कैपिटल क्या है? नॉलेज, यानी कि हमारा दिमाग, बुद्धि, एंटरप्राइजेस। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। लैंड भी ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए, लेबर भी ज़रूरी है, कैपिटल भी, मतलब पैसा भी लगेगा तो तभी तो जमा पूंजी, तो पैसा। और नॉलेज भी ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश। अब इसमें फार्मर्स बताए गए हैं जो पंजाब के, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं। वर द फर्स्ट टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को किसने ट्राई करा था? कौन सी स्टेट ने? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। जो प्रोडक्शन का एम क्या है, हम किसी चीज़ को उत्पाद मतलब बनाते क्यों हैं, उसका उद्देश्य यही होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे। गुड्स मतलब सामान बनाए नया हम, ठीक है? जैसे भी लोगों को ज़रूरत पड़े तो हम उस हिसाब से सामान बना सकें। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। क्या ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए? किसी काम को बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की, 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसे क्या कहेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर फॉलोज, ठीक है? फर्स्ट क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल। सबसे ज़रूरी तो लेबर माना जाता है, पर ये चारों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि एक के बिना भी है हम काम नहीं कर सकते। तो लैंड का देखते हैं हम। द टर्म लैंड इज यूज टू अ वाइडर सेंस। जो लैंड का मतलब बहुत ही बड़ा है। इट डज नॉट मीन ओनली द सर्फेस ऑफ द सॉइल। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिट्टी का कुछ बना दिया, सर्फेस ऑफ द मिट्टी, ये नहीं है, बट ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज। बट इसका मतलब ये भी है कि नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो लैंड है वो फ्री गिफ्ट है, नेचर ने हमें फ्री में दे रखा है। थैंक यू बोलो नेचर को। नेचर ने तुम्हें लैंड दे दिया फ्री में, फ्री फंड में। तो लेबर है सेकंड। द एरिगेट ऑफ द ऑल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। लेबर यानी कि जो एरिगेट फिजिकल और मेंटली एफर्ट्स करें बाय द मैन यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैन का भी बहुत यूज़ होता है इसमें। मैन ही तो होते हैं, लेबर, मैन, वुमेन, जो भी हो, लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर कैपिटल मतलब पैसे, मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल में भी डिवाइडेड है। कैपिटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल में डिवाइडेड है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स तो मतलब जैसे मशीन टूल, जैसे आप बहुत साल तक चला सकते हैं। जैसे आपने एक मशीन ले ली, उसको 5-6 साल तक तो चला ही सकते हो मशीन को, तो जो बहुत लंबे समय तक चले उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। मशीनरी, टूल्स, रेलवे, ट्रैक्टर, फैक्ट्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपका फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? रॉ मटेरियल, कैश मनी। रॉ मटेरियल कच्चा माल और कैश मनी। कच्चा माल जैसे कुछ भी हो सकता है, कच्चा माल, थोड़े से पैसे, कैश मनी,
कैश मनी आपका ये तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। आपको घर को बनाने के लिए पेंट लगता है, पेंट जब आप घर पे लगाते हो पेंट तो थोड़ा सा ही होता है, वो पूरा पेंट जब लग जाता है तो ख़त्म हो जाता है। तो पेंट भी क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर उसके बाद इतना तो कैपिटल पढ़ लिया। फिर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ह्यूमन भी तो एक कैपिटल है, खुद ह्यूमन, हम इंसान है तो हमारे अंदर भी एक वो है कि हम किसी, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ काम बना पाएंगे। अगर हमें चलो मान लो एक बिल्डिंग बनानी तो उसके लिए हमें क्या लगेगी, नॉलेज लगेगी, या बिना सोचे समझे हम कैसी भी ऐसी झोपड़ी पट्टी बना देंगे, नहीं, उसके लिए सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इज मेजर ऑफ द स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल किसका मेजर है, स्किल्स, मतलब हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, एजुकेशन कितनी क्षमताएं हैं हमारे अंदर, हम क्या कर सकते हैं। तो वही है हमारा द स्टैंडर्ड मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग लैंड को मेजर करने की वो क्या है, हेक्टेयर। क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लैंड की, वो है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर्स। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया द यूनिट ऑफ यूज टू एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि और भी यूनिट्स हैं जैसे कि बीघा, बीसा, घाटा, क्विंटल, जारी, ये भी यूनिट्स हैं इसकी, पर ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया फ्रॉम जुलाई से जून तक के बीच में मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर माना जाता है। एग्रीकल्चर सीजन आर क्लासिफाइड मेनली क्रॉपिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ये 1 2 3 ये आप एग्जाम में, जो ये 2000 इस साल भी एग्जाम में पूछे गए थे ये बच्चों के, ठीक है, मैचिंग में आए थे, ये 5 मार्क्स का आया था इस बार ये क्वेश्चन। रेनी सी मतलब ये पूछा था जोवर, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, शुगर कैन, टबैको, ये क्रॉप्स हैं, ये कब से कब तक उगती हैं, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। और इसको इस सीज़न को क्या कहते हैं हम, रेनी सीजन। और इस सीज़न में क्या खरीफ क्रॉप उगती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप उगती है। और खरीफ क्रॉप में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, जोवर, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, शुगर कैन, टबैको एक्सेट्रा। और इसका पीरियड कब से कब तक होता है, जुलाई से अक्टूबर तक के बीच में इसका पीरियड होता है। फिर विंटर सीजन में क्या होता है, राबी, अक्टूबर टू मार्च, इसमें वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटोज एक्सेट्रा ये हम उगाते हैं। फिर समर सीजन में हम क्या होते हैं, समर सीजन में हम जैद क्रॉप उगाते हैं। जैद क्रॉप तो सुना ही होगा नाम, जो कि हम मार्च टू जून में उगाते हैं। वाटरमेलन, टोरिस, कुकुम्बर, लीफी एंड अदर वेजिटेबल फ्लावरिंग, तो ये सब उसमें उगाते हैं। फिर क्या, मल्टी क्रॉपिंग भी एक सिस्टम है जिसमें कि हम क्या करते हैं, मल्टी क्रॉपिंग पहले मैं ऐसे समझाती हूँ बिना पढ़े। मतलब एक खेत में हमने एक फसल यहाँ पे, जैसे ये वीट की फसल है, ये ग्राम की, ये गेहूं की, मतलब ऐसे एक ही खेत में बहुत सारी खेती करना, उसे ये मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग वन मोर क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगाना, वो भी एक ही लैंड पे एक साल में। जैसे ये एक साल चल रहा है, 2021 है, ठीक है, 2021 है, इसमें आपने यहाँ पे वीट उगा दिया, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स उगा दिया, यहाँ पे राइस, यहाँ पे कॉर्न, ऐसे एक ही लैंड पे, ये लैंड तो एक ही है, पर आपने क्रॉप 1 क्रॉप 2 क्रॉप 3 क्रॉप 4 क्रॉप ऐसे 4 क्रॉप एक खेत में उगा दी, तो इसी चीज़ को हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। फार्मिंग प्रोड्यूस एसेंशियल एमिनिटीज लाइक फूड फॉर द, जो इससे फार्मर्स को भी ना क्या क्या मिलता है, बहुत ज़रूरी चीज़ें मिल जाती है, जैसे खाने, ठीक है। और क्या इसमें इट ऑल्सो प्रोवाइड द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और ये क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर को ये क्या प्रोवाइड करता है, मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और प्राइमरी सेक्टर में आते हैं हमारे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, तो सेकेंडरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें हम मतलब जैसे गाड़ी के पहिए वगैरह बनते हैं ना, व्हील्स बनते हैं, तो उसे मैन्युफैक्चर करना कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैरिड आउट इन इंडिया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंडिया में होती हैं एंशियंट पीरियड, बहुत समय पहले भी होती थी। ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी वहाँ पे, मतलब ट्रेडिशनल मेथड होते थे एग्रीकल्चर के। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न फार्मिंग, मतलब उसकी अलग, मॉडर्न फार्मिंग बिल्कुल ही अलग है। तो डिफरेंस देख लेते हैं मॉडर्न फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो लेबर, इसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, लेबर, सीड्स, फर्टिलाइजर्स। डिफरेंस देखेंगे हम, क्या डिफरेंस है हमारा। लेबर में क्या, सेल्फ एंड फैमिली, खुद होते थे या तो, या फैमिली होती थी, पर अब हायर्ड लेबर, आप खरीदे हुए लेबर होते हैं। अभी तुम देखना मॉडर्न फार्मिंग, किसी भी खेत में चले जाओ मॉडर्न में, आप दिल्ली में हो, किसी भी स्टेट में हो, दिल्ली, कर्नाटका, बैंगलोर, जहाँ पर भी हो, पंजाब, हरियाणा, तो वहाँ पर जाके देखना किसी, कोई खुद काम नहीं करेगा और ना अपनी फैमिली से काम करवाएगा। वो किससे करवाएगा, बाहर से पैसों में खरीद के, किसी को 2,000 में खरीद कर लाएगा, लेबर को 2-3 हज़ार में, तो वो काम करेंगे उसके लिए। फिर सीड्स, ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, अब उनके क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसे हम HIV सीड्स भी कहते हैं। ये सीड्स बहुत ही मतलब काम के होते हैं, ये सीड्स जो होते हैं बहुत ही फर्टिलाइजिंग होते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या है, काउ डंग एंड अदर नेचुरल, गाय का गोबर नहीं कहते, तो उसे फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते थे, पर अब केमिकल फर्टिलाइजर हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है मेन। कि प्लॉफिंग एंड हार्वेस्टिंग कैसे होती थी, एनिमल और बुलडॉग, मतलब ऐसे एनिमल्स को यहाँ रख के वो ऐसे करते नहीं थे, खेत के बीच में से लाइन सी लगा देते थे, उसकी बैल चलती थी जब खेत में, तो वो एनिमल्स को यूज़ करके। पर अब के ज़माने में मैकेनिकली ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स ये यूज़ होते हैं, मशीनरी। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के सोर्सेज क्या थे, पर्शियन व्हील्स वर यूज बाय फार्मर्स टू ड्रॉ अदर द वेल्स। पहले पर्शियन व्हील्स यूज होती थी, अब ट्यूब वेल्स होती थी, और पंप सेट्स, कैनल्स एंड डैम्स, टैंक्स एक्सेट्रा।
तो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कितने मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। इसके बाद तो हमारा थोड़ा सा बचा ग्रीन रिवोल्यूशन बचा है हमारा। ग्रीन रिवोल्यूशन को हम कल ही जानेंगे। कल के लिए थोड़ा सा ये है, चलो कल भी क्या ही पढ़ना है, इसे आज ही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या होता है, प्रोडक्शन होती है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिवोल्यूशन का। द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। जब व्हीट और राइस की जो प्रोडक्शन हो इंडिया में बहुत बढ़ जाए, और ये शुरुआत कब से हुई थी, 1960s में, इज नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया। जिस समय इंडिया में व्हीट और राइस की जो खेती थी वो बहुत ही बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कब बढ़ी थी? 1960s में। उसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहेंगे। इट कुडंट हैविंग ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये पूरे किससे हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन? मतलब बहुत सारी उग गई थी व्हीट और मतलब गेहूँ और चावल बहुत सारे उग गए थे, ठीक है। तो किसकी वजह से हो गए थे? ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से। सच एज यूज, उन्होंने क्या यूज़ करा? HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। इन्होंने पेस्टिसाइड फार्म क्या यूज़ करके इन्होंने बहुत सारा किया। तो मतलब एक ही यही कह सकते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन, द ग्रेट इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। तो ये डेफिनेशन ही हो सकती है। अब पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इससे अच्छी बात क्या थी? इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बढ़ चुकी थी, मतलब लोगों को काम मिल रहा था। स्टैंडिंग एंड लिंकेज और बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो स्टैंड मतलब जो बढ़ रहे थे, लिंकेज थे बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में ना, लिंकेज मतलब बढ़ रही थी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स एज मार्केट ओरिएंटेड, ट्रांसफॉर्म द फार्मर एज मार्केट ओरिएंटेड। वैसे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही कम आते हैं। तब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देख लो। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने क्या यूज़ करे थे? पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करे थे, तो सॉइल की जो खराब थी, नमी थी, वो खराब हो चुकी थी। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब पानी भी अजीब सा खराब हो जाता है। इंक्रीज द रीजनल डिपैरिटीज़, इंटरपर्सनल इनइक्वलिटीज़, पर्सनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ चुकी थी। नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन के, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये नहीं आता, ओके। मुझे एक्सपीरियंस है ना कि इतना इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत आता है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, और ये तो पूछा नहीं जाता। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की मेन डेफिनेशन याद कर लेना, तो पता चल जाए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड थोड़ा सा जान लेना, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं 1 मार्क क्वेश्चन, तो मैं आपको इसकी एक वीडियो बना दूँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तब भी करूँगी इसमें 1 मार्क वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जानने हैं, ओके। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू।